न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, लेकिन जब हम फोर्स को समझने में आते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज है और पूरी दुनिया का निर्माण भी फोर्स के ऊपर हुआ है। अब ये सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है, तो मोशन के अंदर अपन मोशन की ही चर्चा करेंगे। ओके, आ जाओ, चलो बड़े ध्यान से सुनो। अपन को ना न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन हेडिंग चमका देनी चाहिए कॉपी में। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, ये चैप्टर का नाम। प्लस फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन अपन जब न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ लेंगे उसके बाद पढ़ेंगे। न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि फोर्स क्या होता है, क्योंकि इस चैप्टर में चर्चा सिर्फ फोर्स की और उससे रिलेटेड चर्चा होगी। ठीक है, अच्छा, अगर आपने काइनेमेटिक्स पढ़ा होगा या आप जब भी काइनेमेटिक्स पढ़ोगे, काइनेमेटिक्स में प्यारे बच्चों आप क्या पढ़ते हो पता है? इफेक्ट पढ़ते हो, मोशन का इफेक्ट, यानी कि कोई भी चीज कितनी वेलोसिटी से चल रही है, उसने कितनी डिस्टेंस कवर की, उसके पास कितना एक्सेलरेशन है, कितने टाइम में उसने वो डिस्टेंस कवर की, तो ऐसी चीजें आप काइनेमेटिक्स में पढ़ते हो। लेकिन न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन में जहां हम फोर्स की चर्चा करेंगे वो कॉज बताएगा कि अगर ये मोशन हो रहा है तो उसका कारण क्या है। कॉज मतलब कारण। ठीक है, तो यहां पे अपन क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले इसके अंदर हेडिंग डालो कि अगर कोई मोशन हो रहा है, अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो वो किस वजह से है, अगर कोई बॉडी की वेलोसिटी चेंज हो रही है तो वो किस वजह से चेंज हो रही है। तो मतलब यहां पे हम कारण पढ़ेंगे। तो आप हेडिंग चमकाओ सबसे पहले फोर्स, और ये बताओ कि फोर्स होता क्या है। देखो, अपन रटने पे फोकस नहीं करेंगे, अपन तो फीलिंग लेंगे सारी। फोर्स का मतलब क्या है? किसी भी चीज को खींचना या उसे धक्का देना, यही आपने सबने बचपन में पढ़ा है। तो इसको अगर एक सेंटेंस में लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकते हैं, पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट। सही बात है कि नहीं है? इससे ज्यादा फोर्स में क्या ही लिखना डेफिनेशन के तौर पे। लेकिन जब हम फोर्स को समझने में आते हैं तो एक बहुत बड़ी चीज है, और इस बड़ी चीज को अब हम डिटेल में समझेंगे। और पूरी दुनिया का निर्माण भी फोर्स के ऊपर हुआ है, और तो और बिना फोर्स के यहां पे कोई भी काम नहीं चलने वाला। तो चलिए शुरू करते हैं फोर्सेस के प्रकार। यहां पे टाइप ऑफ फोर्सेस, बड़े ध्यान से सुनना। कहां कौन सा फोर्स पढ़ोगे मैं ये भी बताऊंगा। पहला टाइप होता है फोर्स का कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा टाइप होता है फोर्स का नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, तीसरा टाइप होता है फोर्स का वीक न्यूक्लियर फोर्स, वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा टाइप होता है फोर्स का स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ठीक है, पहला फोर्स कॉन्टैक्ट फोर्स, दूसरा नॉन कॉन्टैक्ट, तीसरा वीक न्यूक्लियर फोर्स, चौथा स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। अब यहां पे बड़े ध्यान से सुनना। कॉन्टैक्ट फोर्स का मतलब होता है कि जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी भी चीज के कांटेक्ट में होता है, जैसे कि ये पेन किस पे रखा है, मेरे हाथ में, तो मेरे हाथ के साथ कांटेक्ट में, तो इस पर एक फोर्स लगेगा, वो होता है नॉर्मल रिएक्शन। जैसे कि मान लो ये एक ऑब्जेक्ट है, जमीन पे रखा है, एम मास का है, तो जमीन धरती माता तो उसे mg फोर्स से नीचे खींच रही है, लेकिन ऊपर इस पे जो लग रहा है वो नॉर्मल रिएक्शन होता है। तो कांटेक्ट फोर्स में पहला फोर्स लिख लो आप, नॉर्मल रिएक्शन होता है। सर सारे डिटेल में पढ़ाएंगे अभी, है ना, नॉर्मल रिएक्शन। दूसरा फोर्स, जैसे कि मान लो कि इस ब्लॉक को अगर हम रस्सी से खींचें, एम मास को, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये रस्सी है, ये मेरी रस्सी है, मैं रस्सी से पकड़ के इसको खींच के ले जा रहा हूं, है ना। तो यहां पे इसको बोलते हैं
स्ट्रिंग फोर्स, ये रस्सी इस ब्लॉक के कांटेक्ट में है कि नहीं है, है कि नहीं है? तो जब ये रस्सी इस ब्लॉक से बंधेगी तभी तो इस ब्लॉक को आगे ले जाएगी, तो इसीलिए रस्सी को बोलते हैं स्ट्रिंग, स्त्री नहीं स्ट्रिंग, ठीक है, क्या बोलते हैं? स्ट्रिंग। इसीलिए इसका नाम हो गया स्ट्रिंग फोर्स, ठीक है। अच्छा, कई बार क्या होता है कि एक मान ले m मास का ब्लॉक है और ये दूसरे m मास के ब्लॉक से कनेक्टेड है, और अब की बार ये स्प्रिंग से कनेक्ट है। किससे कनेक्ट है? स्प्रिंग। तो जहां भी मैं स्प्रिंग पढ़ाऊंगा वहां आपको पढ़ाऊंगा ये तीसरे फोर्स के बारे में, जो कि स्प्रिंग की वजह से होता है, उसको बोलते हैं स्प्रिंग फोर्स। तो ये भी कांटेक्ट फोर्स है, क्योंकि स्प्रिंग भी दोनों के साथ कांटेक्ट में है। समझ में आ रहा है? अच्छा सर, इसमें चौथा फोर्स आप लिख सकते हो फ्रिक्शनल फोर्स। फ्रिक्शन, ये जो फोर्स होता है ये भी कांटेक्ट फोर्स होता है। फ्रिक्शन का मतलब होता है जैसे कि ये कोई ऑब्जेक्ट है m मास का और नीचे ये रफ सरफेस है, खुरदरा सरफेस है। अगर मैं इसको आगे की तरफ खींचूंगा तो यहां पे घर्षण होगा जमीन में और ब्लॉक के बीच में, जिसकी वजह से ये जो ब्लॉक है वो पीछे की तरफ एक फोर्स लगाएगा। नहीं, ब्लॉक पर जो है जमीन, इस ब्लॉक पर जो है जमीन पीछे की तरफ फोर्स लगाएगी, जिसे बोलेंगे अपन फ्रिक्शनल फोर्स। तो ऐसे करके ये अपन डिटेल में पढ़ेंगे। अभी अपन सिर्फ टाइप पढ़ रहे हैं कांटेक्ट फोर्स के। नॉर्मल रिएक्शन, स्ट्रिंग फोर्स, स्प्रिंग फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स, ये होते हैं, ये अपन पढ़ेंगे हैं। टेंशन बिल्कुल भी नहीं लेनी, जस्ट पे अटेंशन हियर, जस्ट पे अटेंशन, डोंट टेक टेंशन। ओके, अब अपन बात करेंगे नॉन कांटेक्ट फोर्स की। किसकी बात करेंगे? नॉन कांटेक्ट फोर्स की। बड़े ध्यान से सुनना। ये है अपनी अर्थ, ये रही, और ये है अपना सन। क्या सन के इर्द गिर्द अर्थ चक्कर लगा रही है? पर सन और अर्थ दोनों कांटेक्ट में नहीं है, फिर भी सन अर्थ को अपनी तरफ खींचेगा, जिसे बोलते हैं अपन ग्रेविटेशनल फोर्स। खैर, ये तो अभी आप पढ़ा नहीं है तो आपको समझ में नहीं आ रहा। आप ये बताओ, आपने मैग्नेट देखी है, मैग्नेट के साथ खेले हो? ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है, ये नॉर्थ पोल होता है, ये साउथ पोल होता है। क्या नॉर्थ साउथ से चिपक जाता है? चुप। क्या ये मैग्नेट इसको थोड़ी दूर से ही खींच लेती है? ये तो कांटेक्ट में भी नहीं आए थे, फिर भी ये मैग्नेट इसको खींच रही है। खींच रही है कि नहीं खींच रही है? अच्छा, अगर मैग्नेट का ये वाला पोल भी नॉर्थ पोल है और ये वाला पोल भी नॉर्थ पोल है, सोचो, मैं इस मैग्नेट को आगे ले जा रहा हूं, तो क्या ये अपने आप आगे जाएगी? जबकि ये दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में तो आई भी नहीं। तो ऐसे फोर्सेस को जो कि एक दूसरे पर लग तो रहे हैं पर वो कांटेक्ट में नहीं रहते, उन फोर्सेस को बोलते हैं नॉन कांटेक्ट फोर्स। उसमें पहला फोर्स तो आप लिख लो, क्योंकि आप जानते हो, है ना, मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, मैग्नेट की वजह से लगने वाला जो फोर्स होता है वो पहला नॉन कांटेक्ट फोर्स। अब क्योंकि सन के अराउंड अर्थ घूमती है, प्रोटॉन के अराउंड इलेक्ट्रॉन घूमता है, पता है कि नहीं? न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन होता है और उसी न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन इर्द गिर्द चक्कर लगा रहा होता है। तो यहां पे सन और अर्थ के बीच में एक फोर्स होता है जिसका नाम होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। आप 11वीं क्लास में ही पढ़ोगे। तो नॉन कांटेक्ट फोर्स के टाइप में आ गया ग्रेविटेशनल फोर्स। लिखो फटाफट से, लाइट की स्पीड से, वेरी नाइस। तीसरा फोर्स इसमें लिख सकते हो आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ये सर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कब लगता है? ध्यान से सुनो, सब पढ़ोगे आप, डिटेल में पढ़ोगे, टेंशन नहीं लेनी। ये क्या है? अपना न्यूक्लियस। मान लो ये ऑर्बिट है कोई जिसमें इलेक्ट्रॉन चक्कर काट रही है, तो न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे प्रोटॉन होते हैं कि नहीं? तो क्योंकि इलेक्ट्रॉन भी एक चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है बेशक, और प्रोटॉन भी एक चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है बेशक, तो चार्जेस के बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो ये नॉन कांटेक्ट फोर्स है। अब देखो इन्हें कहां कहां पढ़ोगे आप, मैं लिख भी देता हूं। ये सारे अभी पढ़ने वाले हो तुम क्लास 11th में इसी चैप्टर में।
ये आप क्लास 11th में पढ़ोगे ग्रेविटेशनल फोर्स, इसका एक अलग चैप्टर दे रखा है ग्रेविटेशन के नाम से 11th क्लास में। ठीक है, ये दोनों फोर्सेस के बारे में आप डिटेल में क्लास 12th में पढ़ोगे, इसके बारे में और इसके बारे में क्लास 12th में पढ़ोगे। और रह गया ये स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स और वीक न्यूक्लियर फोर्स, इनको आप केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी पढ़ोगे, आराम से पढ़ते रहोगे हर जगह। ठीक है, तो ये जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है इसको आप फिजिक्स में भी पढ़ोगे, यानी कि मॉडर्न फिजिक्स जो कि क्लास 12th में आएगी। तो ये पूरा फोर्सेस का चार्ट है। मोशन है तो भरोसा है।